नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। सीधा आपको नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं, धन सिंह रावत। तो ये बीजेपी के बड़े सियासी दिग्गज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का आज लोकार्पण हुआ है, उत्तराखंड निवास का लोकार्पण कार्यक्रम। और यहां लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा करते हुए, तो नई दिल्ली के चाणक्यपुरी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का आज राजधानी दिल्ली में लोकार्पण हुआ है। सूर्याय अर्घ्यम् अहे सूर्य सहस्राक्ष श्रीकलंके शतभवकाशे गोत्रलक्तबल भगवन सूर्यः यागच्छ याते च शिवतिष्ठो वसौ भवा स्नानं जलं समर्पयामि पाश्चात्ये जलं समर्पयामि गन्धागत पुष्पाणि समर्पयामि भास्करदेवाय नमः सूर्याय नमः दिवाकराय नमः अर्घ्यम्। तो राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी से तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, साथ में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी पूजा अर्चना के दौरान मौजूद है। तो आज उत्तराखंड निवास का यहां पर लोकार्पण हुआ है। उत्तराखंड निवास के लोकार्पण कार्यक्रम से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह के लोकार्पण के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पूजा अर्चना करते हुए। राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी से तस्वीरें, आज राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का लोकार्पण हुआ है, उत्तराखंड निवास का लोकार्पण हुआ है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हवन पूजन कर रहे हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज भी मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। तो आज राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण हुआ। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवन पूजन करते हुए, ये तस्वीरें आपको सीधा नई दिल्ली के चाणक्यपुरी से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी जो खेमे में जो भी बड़े चेहरे हैं वो सभी मौजूद हैं, हवन पूजन कर रहे हैं। क्षेत्रे चाणक्यपुरी क्षेत्रे बौद्धावतारे महामंगल मासोत्तमे मासे सूर्यतुलार्के कार्तिक मासे शुभे शुक्लपक्षे शुक्लायां सोपनिधवज्य पंचम्यां सोपनिधवज्य पदपासान्तपदे हरपद। तो राजधानी नई दिल्ली के चाणक्यपुरी से तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज दिल्ली के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का लोकार्पण हुआ है और साथ ही उत्तराखंड निवास के लोकार्पण कार्यक्रम से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे बीजेपी खेमे के बड़े चेहरों के साथ मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन पूजन कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का लोकार्पण। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह के लोकार्पण में शामिल होकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन पूजन कर रहे हैं। कलस्थापन हवन कर्म अहम च करिष्ये तत्रार्थो निम्नाकार सिद्ध्यर्थम भगवतो गणेशस्य पूजनं च करिष्ये एकदंत।
खबरों में आगे बढ़ते बाद जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर हंगामा हुआ। विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने बहाली को लेकर जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी, तो वहीं विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीते दिन की ये तस्वीरें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कल विधानसभा का पहला सत्र था और पहले सत्र का पहला दिन। इस दौरान अनुच्छेद 370 को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी ज्यादा हंगामेदार तरीके से इस सत्र की शुरुआत हुई। हालांकि अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के हाथ में कमान दी गई है, कल पहला विधानसभा सत्र नई सरकार का और पहले सत्र के पहले दिन अनुच्छेद 370 को लेकर जमकर विधायक आपस में झड़प करते हुए नजर आए, नोकझोंक करते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना हंगामेदार ये सत्र रहा। हालांकि अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने बहाली को लेकर जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी, तो वहीं विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। जम्मू कश्मीर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नई बनी सरकार के पहले विधानसभा सत्र के पहले ही दिन अनुच्छेद 370 को लेकर विधायक आपस में भिड़ते हुए साफ तौर पर नजर आए। पहला सत्र का ये जो पहला दिन है, ये काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। अनुच्छेद 370 को लेकर विधायक आपस में भिड़े। जहां सत्ता पक्ष के विधायकों ने अनुच्छेद 370 बहाली की मांग की, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसको बहाल करने को लेकर जमकर हंगामा काटा और ऐतराज जताया। विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने बहाली को लेकर जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी, तो वहीं विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। तो तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर से देख सकते हैं, बीते दिन की तस्वीरें, क्योंकि जो नवनियुक्त सरकार है उसके विधानसभा का सत्र का ये पहला दिन और पहले ही दिन काफी ज्यादा हंगामेदार ये सत्र रहा। पहला दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। अनुच्छेद 370 को लेकर पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। हालांकि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था, जिसके बाद से ही काफी ज्यादा अनुच्छेद 370 को लेकर कई बार अलग अलग तरह की राय जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती आई है। हालांकि जिस तरह से 10 सालों बाद जम्मू कश्मीर में 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए, पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां पर एक तरफा वोट पड़े और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यानी उमर अब्दुल्ला की पार्टी को जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना समर्थन दिया। अब ऐसे में बीते दिन नई बनी सरकार के विधानसभा का पहला सत्र और सत्र के पहले ही दिन अनुच्छेद 370 को लेकर जमकर हंगामा दिखा। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अब की बार गठबंधन में चुनाव लड़ा था और उन्होंने ये वादा भी जम्मू कश्मीर की जनता से किया था कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए सरकार बनने के बाद वो जरूर कोई सख्त कदम उठाएंगे। ऐसे में विधानसभा सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन अनुच्छेद 370 को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां सत्ता पक्ष के विधायकों ने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अनुच्छेद 370 फिर से लाने को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शुभम बोगल का। शुभम, क्योंकि नई चुनी हुई सरकार
का पहला विधानसभा का सत्र और पहले सत्र के पहले ही दिन अनुच्छेद 370 को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल भैया, आपको बताते चले तो जिस दिन पहला सदर बैठा था उस दिन भी हंगामा हुआ था और आज के सदर में भी हंगामा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले तो पीडीपी के एक नेता ने पहले सदर में ही रेजोल्यूशन डाला था कि 370 और 35A की वापसी के लिए, तो वही आज उसी सदर में जो है उसे हरी झंडी दे दी गई है। अपोजिशन लीडर्स ने जो है इस पर जो है वहां पर हंगामा हो गया। जी रिया, बिल्कुल शुभम, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि पीडीपी के विधायक की तरफ से ये मांग की गई थी कि वापस जो है अनुच्छेद 370 उसको बहाल किया जाए। अब क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायकों का भी उसे समर्थन मिल गया है, आगे क्या कुछ संभव है इस कड़ी में? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सदर में ये जो हंगामा हुआ है और जब से लोगों के बीच अब ये जा रहा है कि 370 और 35A को जो है वो हरी झंडी मिल चुकी है, और जिस तरीके से जो हंगामा हुआ है और लोग जो है वो बड़े तरीके से जो है इस पूरे विषय को लेकर जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई है। और फिलहाल ये बड़ा ही जो है वो वहां पर सवालिया निशान हो गया कि 370 और 35A को लेकर जिस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ है, लोगों की अलग अलग तरीके से राय जो है वो सामने आ रही है। जी रिया, क्योंकि शुभम यहाँ पर ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब की बार काफी हद तक क्लियर मैंडेट मिला, और जब चुनाव से पहले भी ये वादा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने किया था जम्मू कश्मीर की जनता से कि अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए कड़ा कदम जरूर उठाने की कोशिश की जाएगी। अब ऐसे में क्या माना जाए, क्या 370 वापसी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण यहां पर अभी आने वाले दिनों में संभव? देखिए पहले अगर हम आपको बताएं तो जिस तरीके से आपने बताया कि 370 और 35A को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में पहले था कि जैसे ही हम आएंगे और 370 के पहले सदन में इसका रेजोल्यूशन को जो है वो पास करने की कोशिश करेंगे, तो वही ये रेजोल्यूशन को लेकर जो है वो पीडीपी के एक नेता ने जब ये रेजोल्यूशन रखा तो उसके बाद हंगामा हुआ, और अभी जो खबर आ रही है कि इस रेजोल्यूशन को जो है वो हरी झंडी मिल चुकी है, और जो विपक्ष नेता भाजपा के हैं वहां पर जो है एक बड़ा हंगामा हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो विपक्ष के विधायक है, बीजेपी के जो विधायक है, वो लगातार इसकी बहाली को रोकने के लिए और एक तरह से 370 की वापसी का कड़ी तरह से ऐतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हंगामा भी काफी ज्यादा देखने को मिला। शुभम, हालांकि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी हरी झंडी तो मिल गई है, आगे क्या कुछ संभव हो पाता है, क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाते हैं, वो देखना अहम होगा। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप सभी को दे दें, जहां महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जी हां, उद्धव के अनुरोध पर भायखला में प्रत्याशी वापस लेगी समाजवादी पार्टी। सपा महाराष्ट्र में अब 8 सीटों पर जोर आजमाइश करेगी। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत 12 सीटों की डिमांड की थी। सपा मालेगांव मध्य, धुले शहर और भिवंडी पश्चिम में चुनाव लड़ रही है। साथ ही समाजवादी पार्टी तुलजापुर और औरंगाबाद पूर्व में भी चुनाव लड़ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कई जनसभाएं कर चुके हैं और अब चुनाव में सपा के दाव भी अलग तरह से नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां समाजवादी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए महाराष्ट्र में भी जोर आजमाइश करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र में सपा की सिटिंग सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उद्धव के अनुरोध पर भायखला में प्रत्याशी अब समाजवादी पार्टी वापस लेगी। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। वहीं उद्धव ठाकरे के अनुरोध के बाद समाजवादी पार्टी राजी हो गई है और भायखला सीट से समाजवादी पार्टी अब अपना प्रत्याशी वापस लेगी। सपा महाराष्ट्र में अब 8 सीटों पर जोर आजमाइश करेगी। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत हालांकि 12 सीटें मांगी थी, लेकिन गठबंधन के तहत बात ना बनने के बाद 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे के अनुरोध के बाद समाजवादी पार्टी ने 1 सीट से अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेने के लिए मंजूर हो गई है और यही वजह है कि अब सिर्फ 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी ताल ठोकेंगे।
तो महाराष्ट्र चुनाव में जीत का दम भरते हुए अखिलेश यादव पहले ही कई जनसभाएं कर चुके हैं। महाराष्ट्र को लेकर अखिलेश यादव काफी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि एक तरफ जहां महाराष्ट्र में चुनाव होना है, बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 को नतीजे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का फोकस यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी है। तो अपना जनाधार बढ़ाने के लिए और जिस तरह से खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान जो सफलता समाजवादी पार्टी को हाथ लगी, समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। बिल्कुल यही वजह है कि अब अखिलेश यादव काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से लोकसभा के परिणाम के बाद अखिलेश यादव काफी ज्यादा एक्टिव है, आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं, वहीं हालांकि महाराष्ट्र में 12 सीटों की जो वो डिमांड कर रहे थे वो बात तो नहीं बन पाई, लेकिन अब जिस तरह से खबर है, क्योंकि समय काफी कम रह गया है, एक सीट पर उद्धव ठाकरे के अनुरोध के बाद समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी वापस लेगी। किस तरह से समझे इसे? देखिए रिया, समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी थी। बात न बनने पर 9 सीटों पर सपा ने जो है अपने प्रत्याशी उतार दिए और यह 9 सीटें कहीं न कहीं उत्तर भारतीय और मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि इस पर वह अपना परचम लहराएगी। और इन सब के बीच जिस तरह से कांग्रेस यानी एनडीए ने कोई भाव नहीं दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर सपा का प्रेशर काम आया। अब जो है 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कह रही है। भायखला सीट उद्धव के कहने पर समाजवादी पार्टी ने छोड़ दी है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो रणनीति सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बनाई थी वह कहीं न कहीं कामयाब होती दिख रही है। और साथ ही साथ जो लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी, क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें आसिफ, तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी महाराष्ट्र में। ऐसे में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की जो सिटिंग सीटें हैं, क्या वहां पर भी महाविकास आघाड़ी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं? जी बिल्कुल रिया, अगर बात करें सिटिंग सीटों की तो 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। और एक सीट जो 9वीं सीट थी समाजवादी पार्टी की, भायखला सीट, उसे समाजवादी पार्टी ने जो है अपने प्रत्याशी उस सीट से नामा वापसी होगी, चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन अगर सियासत को समझें तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ा, एमपी चुनाव लड़ा और साथ ही साथ हरियाणा में हालांकि दूरी बनाई और यह कहने के लिए दूरी बनाई कि बिना सपा के कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला है। और जिस तरह से बयानबाजी का दौर चला, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सपा का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, इसका असर भी साफ तौर पर देखा गया। यानी जो प्रेशर पॉलिटिक्स, एक तरह से अखिलेश यादव ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चला था, वो महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले काम करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आसिफ, एक बात तो साफ है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो 2 सिटिंग सीटें हैं वहां महाविकास आघाड़ी अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है और उसके बदले में अखिलेश जो है एक सीट उद्धव ठाकरे को देने के लिए राजी हो गए, अपना प्रत्याशी वापस ले लिया है। देखिए, जो कंफ्यूजन और रार चल रही थी गठबंधन में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी की, यह कहीं न कहीं सपा और एनडीए के बीच बात बनती दिख रही है। बड़ा संकेत है, क्योंकि इस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही, उस पर राजी हो गए। अगर महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो सपा 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की पूरी मंशा बना चुकी थी। हालांकि बाद में अबू आजमी जो प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र, उन्होंने 5 सीटों की डिमांड की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इससे कहीं न कहीं सपा की बेचैनी भी बढ़ती देखी गई, क्योंकि अकेले दम पर अगर चुनाव लड़ती है सपा तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, भले ही। लेकिन हालांकि पूरे दमखम के साथ अखिलेश यादव चुनावी रण में हैं और जहां यूपी की सीटों पर भी उपचुनाव होना है 9 सीटों पर, वहीं महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव जो है उनका फोकस है। हालांकि कितना उसका परिणाम जो है मिल पाता है वो देखना अहम होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं रायबरेली में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के 5 संदिग्ध मरीजों समेत 25 जो मरीज है वो ओपीडी में भर्ती है।
25 भर्ती ओपीडी में भी मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। वायरल फीवर के भी मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिला अस्पताल के वार्डों में ज्यादातर बेड फुल नजर आ रहे हैं। तो रायबरेली में अब डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लोगों की टेंशन डेंगू ने बढ़ा दी है। डेंगू के 5 नए संदिग्ध मरीज सामने आए हैं, जिससे कुल संख्या मरीजों की डेंगू की 25 हो गई है। ओपीडी में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब लोगों को सावधानी बरतने की अपील बार बार स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। तो रायबरेली में डेंगू की बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट नजर आ रहा है। खबर हमीरपुर से है, जहां मिट्टी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर ड्राइवर से गिर गया। डिवाइडर पार करते हुए कार पर गिट्टी लदा ट्रक पलट गया। कार में बैठे 4 युवकों ने कार से निकलकर अपनी जान बचाई। ट्रक चालक को कार सवार युवकों ने पुलिस के हवाले किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। तो ये खबर आपको हमीरपुर से बता दें। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। खबर हमीरपुर से है, जहां मिट्टी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। डिवाइडर पार करते समय कार पर गिट्टी लदा ट्रक पलट गया। कार में बैठे 4 युवकों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ट्रक चालक को कार सवार युवकों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। खबर मेरठ से है, जहां लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के फेरुलापुर रोड पर नालों की सफाई के लिए नगर निगम की जेसीबी में किसी ने आग लगा दी। जेसीबी मशीन से लपटें निकलने लगी। इस दौरान जिसके बाद आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी। सूचना पाकर 2 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस आग लगने और लगाने वालों की तलाश में जुटी है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां वर्चस्व को लेकर स्कूल से लौट रहे छात्र पर दबंगों ने हमला कर दिया। आधा दर्जन दबंगों ने छात्र को लाठी डंडे और लात घूंसों से पीटा। पैर पकड़ घसीट कर बेल्ट से बेरहमी से जानवरों की तरह दबंगों ने पीटा। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एक स्कूल के छात्र को दबंग जमकर पीट रहे हैं बीच सड़क। गांव मोहल्ले के दबंगों में प्रतापगढ़ पुलिस का किसी भी तरह से खौफ नहीं रह गया है। खुलेआम दिन दहाड़े मारपीट कर दबंग दहशत फैला रहे हैं। वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।